नमस्ते स्टूडेंट्स, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं मानव में पचे हुए भोजन का अवशोषण। तो अपना टॉपिक क्या रहेगा? अपना टॉपिक रहेगा अवशोषण। देखो, अवशोषण की जो प्रोसेस है उसके बारे में कुछ पार्ट तो अपन ने पढ़ भी लिया था कि मुख गुहा में जो औषधियां वगैरह होती है, जो लिक्विड फॉर्म में होती है, उनका अवशोषण होता है। अगर आमाशय में जाए तो आमाशय में जैसे एल्कोहल होता है, कोई आप धूम्रपान कर रहे हो तो उनमें जो एल्केलॉइड होते हैं उनका, या फिर सरल शर्कराएं होती हैं, या फिर औषधियां होती है, उनका अवशोषण आमाशय में होता है। अगर छोटी आंत की बात करें तो जो जटिल जो शर्कराएं हैं, पूरा का पूरा अवशोषण छोटी आंत के ही भाग में होता है, और जो बड़ी जो आंत होती है वो केवल जल और खनिज लवणों का ही अवशोषण करती है। यहाँ तक की बातें अपनी हो चुकी थी, अवशोषण की परिभाषा भी अपनी हो चुकी थी कि अवशोषण होता क्या है, इसके बारे में भी अपन पढ़ चुके थे। तो देखो, आगे की बात करते हैं। अपन ने पॉइंट पढ़ा था कि अवशोषण होता है वो दो प्रकार से होता है। अवशोषण होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है सैकड़ीय अवशोषण, एक होता है सैकड़ीय अवशोषण और एक होता है निष्क्रिय अवशोषण। तो जो अवशोषण होता है वो दो प्रकार से होता है, सैकड़ीय अवशोषण और निष्क्रिय अवशोषण। देखो, सैकड़ीय जो अवशोषण होता है इसके द्वारा तो अवशोषण होता है ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, वसीय अम्ल, ग्लिसरॉल, इन पदार्थों का अवशोषण होता है किसके द्वारा? सैकड़ीय अवशोषण के द्वारा होता है। बाकी के जो विटामिन्स बच गए, बाकी जो अपने जो विटामिन्स बच गए, विटामिन्स या फिर जो नाइट्रोजनी क्षार होते हैं, नाइट्रोजनी क्षार की बात करें तो प्यूरिन होता है, पिरिमिडीन होता है। जो नाइट्रोजनी क्षार है, नाइट्रोजनी क्षारों की बात करें तो प्यूरिन है, पिरिमिडीन है, इन सब का अवशोषण होता है निष्क्रिय अवशोषण के द्वारा। समझ रहे हो मेरी बात? तो अवशोषण दो प्रकार से होता है, एक होता है सैकड़ीय अवशोषण और एक होता है निष्क्रिय अवशोषण। जो सैकड़ीय जो अवशोषण होता है उसके दौरान होता है अपना जो ग्लूकोज है, बचे हुए भोजन में जो ग्लूकोज बना है, प्रोटीन के पाचन के फलस्वरूप लास्ट में जो अमीनो अम्ल बना था, वसा के पाचन से वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल बना था, इन सब का अवशोषण होता है सैकड़ीय अवशोषण द्वारा। और निष्क्रिय अवशोषण की बात करें तो इसके द्वारा विटामिन है, नाइट्रोजनी क्षार है, प्यूरिन है, पिरिमिडीन है, इन सब का अवशोषण होता है निष्क्रिय अवशोषण के द्वारा। अब देखो, अपन बात करें सैकड़ीय अवशोषण बोल सकते हो या आप इसे सैकड़ीय अभिगमन भी बोल सकते हो। अपन पहला पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं सैकड़ीय अवशोषण, या आप इसे सैकड़ीय, इसे ही सैकड़ीय अभिगमन भी बोलते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? इसे आप सैकड़ीय अभिगमन भी बोल सकते हो, सैकड़ीय अवशोषण भी बोल सकते हो। देखो, सैकड़ीय अवशोषण है, सैकड़ीय अभिगमन है, ये दो प्रकार की प्रोसेस से होता है। एक तो होता है इसके अंदर क्या होता है कि जो अमीनो अम्ल है और ग्लूकोज है, इनका अवशोषण हो। एक प्रोसेस होती है उसके दौरान वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल, इनका अवशोषण होता है। देखो, इनका और इनका दोनों का अवशोषण अलग अलग प्रकार से होता है कि जो अमीनो जो अम्ल है, जो ग्लूकोज है, पचे हुए भोजन में जो अमीनो अम्ल बना है, जो ग्लूकोज बना है, इनका अवशोषण तो होता है रुधिर के अंदर, ये तो रुधिर में जाते हैं। और जो वसीय अम्ल है, ग्लिसरॉल है, इनका अवशोषण होता है लसिका में। समझ रहे हो मेरी बात कि अमीनो अम्ल जो ग्लूकोज है उनका अवशोषण तो होता है रुधिर में होता है, ब्लड में होता है, रक्त में होता है, और वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल का अवशोषण होता है लसिका में होता है। अब देखो, इनका जो अवशोषण होता है वो होता है सोडियम से अभिगमन द्वारा, सोडियम से अभिगमन द्वारा।
अब सोडियम से विघटन के द्वारा होता कैसे है, अगर देखो अपन बात करें, मान लो छोटी आंत की भित्ति है, छोटी आंत में अपन ने ये भी पढ़ा था कि छोटी आंत की जो भित्ति होती है उस पे अंगुलियों के समान क्या पाए जाते हैं, उभार पाए जाते हैं। इन उभारों को अपन क्या बोलते हैं, रसांकुर बोलते हैं। इस प्रकार से ये छोटी आंत है, ये छोटी आंत की भित्ति है, अंगुलियों के समान उभार है, रसांकुर है, और ये रसांकुरों के अंदर जो कोशिकाएं हैं, मान लो उपकला कोशिकाएं हैं, वो है। तो देखो सोडियम सह विगमन क्या होता है कि सोडियम सह विगमन के द्वारा अमीनो अम्ल और ग्लूकोज दोनों का अवशोषण होता है। होता कैसे है, देखो ये जो छोटी आंत है इसके रसांकुर है, रसांकुरों की ये उपकला कोशिकाएं हैं। शुरुआत में क्या होता है कि इन उपकला कोशिकाओं में जो सोडियम होता है, इन उपकला कोशिकाओं में जो सोडियम आयन होते हैं, वो सोडियम आयन क्या होते हैं, इन उपकला कोशिकाओं से बाहर आ जाते हैं। सोडियम आयन इन उपकला कोशिकाओं से कहां आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, छोटी आंत की भित्ति में आ जाएंगे। तो अपन क्या बोले कि इस उपकला कोशिकाओं में जो सोडियम आयन होते हैं वो उनसे क्या आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं, पहले ही बाहर आ जाते हैं। अब ये सोडियम आयन मान लो यहाँ पड़े हैं, इस भाग में जल भी है, भाई पचा हुआ भोजन गुलित रूप में तो पानी भी होगा उसमें। अच्छा सोडियम आयन यहाँ से बाहर आ गए तो सोडियम आयनों की इसके अंदर क्या हो गई, सांद्रता में क्या हो गई, कमी हो गई। इन उपकला कोशिकाओं में सोडियम आयनों की सांद्रता क्या हो गई, कम हो गई, और बाहर सोडियम आयनों की सांद्रता क्या हो गई, ज्यादा हो गई। अब देखो कि सोडियम आयनों की सांद्रता यहाँ ज्यादा है, यहाँ कम है, तो ये सोडियम आयन विसरण की क्रिया द्वारा अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर क्या करेंगे, गमन करेंगे। अब ये गमन करेंगे तो इस भाग में क्या आएगा, पचे हुए भोजन के साथ में अमीनो अम्ल भी आया हुआ है और ग्लूकोज भी आया हुआ है। तो ये अमीनो अम्ल और ग्लूकोज इन सोडियम आयनों के साथ क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। इन सोडियम आयनों के साथ के अमीनो अम्ल और ग्लूकोज क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। अब ये सोडियम आयनों के साथ अमीनो अम्ल ग्लूकोज जुड़ गए। अब ये सोडियम आयन अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करें, मतलब इन कोशिका उपकला के अंदर गति करेंगे। तो ये सोडियम आयन इस प्रकार से इसके अंदर प्रवेश कर गया, मान लो ये इसके अंदर प्रवेश कर गया, मान लो इसके साथ अमीनो अम्ल जुड़ा था तो सोडियम अंदर जाएगा तो अमीनो अम्ल भी अंदर चला जाएगा। ये सोडियम मान लो इसके साथ ग्लूकोज जुड़ा था तो सोडियम अंदर गया तो इसके साथ क्या होगा, ग्लूकोज भी चला जाएगा, और इनके अंदर बहता रहता रुधिर। क्या बहता रहेगा, रुधिर बहता रहेगा। इनके अंदर बहता रहता है रुधिर, बहता रहता है, इनके अंदर जल भी प्रवेश करता है। इनके अंदर रुधिर बहता रहता है। तो अब ये इन उपकला कोशिकाओं में जाने के बाद रुधिर के साथ अमीनो अम्ल और ग्लूकोज क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं, और रुधिर के साथ मिल करके शरीर के अन्य भागों में, कोशिकाओं में, ऊतकों में क्या हो जाते हैं, प्रवाहित हो जाते हैं। तो इस प्रकार अमीनो अम्ल और ग्लूकोज का क्या होता है, अवशोषण होता है। समझ गए मेरी बात, एक बार दोबारा से रिपीट कर दूं मैं कि सक्रिय जो अभिगमन होता है इनके दौरान किस किस का अवशोषण होता है। आपने पढ़ा कि अवशोषण की जो प्रोसेस है दो प्रकार से होती है, सक्रिय और निष्क्रिय। सक्रिय के द्वारा अमीनो अम्ल ग्लूकोज, लसीय अम्ल ग्लिसरॉल, इनका अवशोषण होता है। अब देखो आगे की बात करें कि सक्रिय अभिगमन के द्वारा अमीनो अम्ल ग्लूकोज दोनों का जो अवशोषण होता है वो किसके द्वारा होता है, सोडियम से अभिगमन द्वारा होता है। सोडियम से का मतलब होता है साथ, कि सोडियम के साथ जाना। तो अमीनो अम्ल और जो ग्लूकोज होता है दोनों का अवशोषण होता है सोडियम से विघटन द्वारा। कहाँ होता है, रुधिर में होता है। अब कैसे होता है कि जो आंत की जो उपकला कोशिकाएं हैं उन उपकला कोशिकाओं में उपस्थित जो सोडियम आयन है वो पहले ही उपकला कोशिका से क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है। अब वो सोडियम आयन उपकला कोशिका से बाहर आ गया तो उपकला कोशिका में सोडियम आयनों की क्या हो गई, कमी हो गई, सांद्रता में क्या आ गई, कमी आ गई, और बाहर सांद्रता में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। बाहर सांद्रता में वृद्धि हो रही है तो बाहर क्या है, वह अमीनो अम्ल और ग्लूकोज भोजन पचा उनके साथ हैं ये, तो ये अमीनो अम्ल ग्लूकोज इन सोडियम आयनों के साथ क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। और जब ये सोडियम आयन अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करेंगे
तो इन सोडियम आयनों के साथ ये अमीनो अम्ल और ग्लूकोज भी उपकला कोशिकाओं के अंदर प्रवेश कर जाएगा। इस प्रकार अमीनो अम्ल और ग्लूकोज का क्या होता है, अवशोषण होता है। समझ गए मेरी बात, अभिगमन होता है, समझ गए। अब देखो ये अपन ने पढ़ लिया अमीनो अम्ल और ग्लूकोज का अवशोषण। अब देखो दूसरा पॉइंट अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल का अवशोषण कैसे होता है। वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल का अवशोषण देखो कैसे होता है। अपन बात करें वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल की, तो देखो वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल के अवशोषण की बात करें तो ये मान लो कि अपनी एक छोटी आंत है और छोटी आंत पे क्या पाए जाते हैं, सूक्ष्मांकुर बोले या इनको आप रसांकुर बोलो। ये मान लो छोटी आंत की भित्ति है, ये अंगुलियों के समान उभार नजर आ रहे हैं। ये मान लो लसिका है, लसिका वाहिनियां। अब देखो ये छोटी आंत है, छोटी आंत की ये भित्ति है। इस छोटी आंत के अंदर क्या है, जो अंतःपदवी जालिकाएं होती है जो केंद्र के बाहर होती है। अगर आपने कोशिकांगों के बारे में कुछ पढ़ा हो, थोड़ा बहुत भी अगर आपको आइडिया हो, याद हो पीछे की क्लासों में, ये अंतःपदवी जालिका आपने ये भी पढ़ा होगा कि अंतःपदवी जालिका दो होती है, चिकनी और खुरदरी। पढ़ा है नहीं पढ़ा, पढ़ा। अब देखो कि ये जो छोटी आंत की भित्ति है, ये इस पे रसांकुर सूक्ष्मांकुर आप बोल सकते हो इनको। तो ये जो सूक्ष्मांकुर है ये अंतःपदवी जालिका है। और अब प्रोटीन का अवशोषण तो ऑलरेडी पहले ही हो चुका है ब्लड के अंदर। तो देखो अब अवशोषण होता है वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल का। किसका होता है, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल का। तो एक बात तो अपन ऑलरेडी पहले ही पढ़ चुके हैं कि वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल का जो अवशोषण होता है वो लसिका में होता है। कहाँ होता है, लसिका में। और इस अवशोषण के अंदर अपना जो पित्त जो रस है वो पित्त रस मुख्य भूमिका निभाता है। इस अवशोषण के दौरान पित्त रस मुख्य भूमिका क्या करता है, निभाता है। पित्त रस जो होता है वो मुख्य भूमिका निभाता है। अब देखो ये जो पित्त रस है वो कैसे भूमिका निभाएगा। देखो ये पित्तरस कैसे करता है, ये जो पित्तरस है वो पित्तरस वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल के साथ मिलकर के, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल के साथ मिलकर के एक छोटी छोटी गोलियां बनाता है। क्या बनाता है, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल की छोटी छोटी गोलियां बनाता है। इन गोलियों को बोला जाता है मिसेल। क्या बोलते हो, मिसेल बोला जाता है। इन गोलियों को बोला जाता है मिसेल। अब ये जो मिसेल है, ये मिसेल जब इस छोटी आंत की इस रसांकुरों की भित्ति के पास आएगा, जैसे ही ये मिसेल इस भित्ति के पास आता है तो इस भित्ति के पास आने पर इसमें उपस्थित वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल क्या होते हैं, इसकी भित्ति के द्वारा घुल करके अंदर प्रवेश कर जाएंगे। इस मिसेल के जो अंदर वसीय अम्ल और जो ग्लिसरॉल है वो घुलनशील रूप में इस जो सूक्ष्मांकुर की भित्ति के द्वारा और इसके अंदर प्रवेश कर जाएंगे, सूक्ष्मांकुरों के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। और जो पित्त जो रस है वो पित्त रस मिसेल में बाहर ही रह जाएगा। और वो पित्त रस क्या करेगा, दोबारा जाके और कोई वसीय अम्ल ग्लिसरॉल बच गया उनको मिसेल बनाएगा और मिसेल बना के फिर यहाँ लाएगा, फिर यहाँ छोड़ देगा, फिर मिसेल बनाएगा, फिर यहाँ लाएगा। ये प्रोसेस चलती रहेगी। समझ रहे हो मेरी बात। अब ये इसकी भित्ति में प्रवेश करने के बाद ये वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल प्रवेश करता है कहाँ, चिकनी अंतःपदवी जालिका में। ये कौन सी अंतःपदवी जालिका है, चिकनी अंतःपदवी जालिका। इस चिकनी अंतःपदवी जालिका के अंदर प्रवेश करेगा और चिकनी अंतःपदवी जालिका में प्रवेश करके ये बनाता है ट्राइग्लिसराइड। किसका निर्माण करता है, ये ट्राइग्लिसराइड। ये ट्राइग्लिसराइड का निर्माण कर लेता है। अब देखो ट्राइग्लिसराइड के रूप में इस प्रकार से गमन कर रहा है। यहाँ इसकी भित्ति के अंदर पाए जाते हैं प्रोटीन के अणु। क्या पाए जाते हैं, प्रोटीन के अणु। ये प्रोटीन अणु इस ट्राइग्लिसराइड को चारों ओर से क्या कर लेंगे, घेर लेंगे। और घेर करके प्रोटीन अणु को चारों ओर से घेर लेंगे। अब इसे बोलते हैं काइलोमाइक्रान।
ये काइलोमाइक्रान हो गया। अब ये काइलोमाइक्रान ऐसे वृद्धि करता है, इसकी अंतिम भित्ति के पास जाएगा जहां लसिका प्रेजेंट है और वहां से ये किसके अंदर प्रवेश कर जाएगा, लसिका के अंदर प्रवेश कर जाएगा। और ये लसिका जो है वो शरीर के अन्य भागों में रुधिर द्वारा अन्य भागों में पहुंचाने का काम करेगी। इस प्रकार वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल का अवशोषण होता है। तो एक बार अपन रिपीट कर लें कि वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल का भी अवशोषण किसके द्वारा होता है, सैकड़ीय विगमन द्वारा होता है। अब होता कैसे है कि वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल का अवशोषण कैसे होता है कि जो पित्तरस होता है, यकृत द्वारा जो पित्तरस निकलता है, वो पित्तरस क्या करता है कि वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल के साथ मिलकर के छोटी छोटी गोलियां बना लेता है। उन गोलियों को बोला जाता है मिसेल। क्या बोलते हो, मिसेल। और मिसेल के रूप में ये गोलियां तैरती कहां पहुंच जाती है, सूक्ष्मांकुरों की भित्ति के पास पहुंच जाती है। जैसे ही ये सूक्ष्मांकुरों की भित्ति को टच करते भित्ति के पास पहुंचती हैं, तो इस मिसेल के अंदर जो वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल के जो अणु हैं वो इसकी भित्ति के अंदर प्रवेश कर जाएंगे और पित्त जो रस है वो बाहर ही रह जाएगा। ये पित्त रस क्या करेगा, दोबारा से भोजन के अंदर वसीय अम्ल जो ग्लिसरॉल है उनकी गोलियां बनाएगा, पुनः यहाँ लाएगा, मतलब बार बार उनको मिसेल के रूप में यहाँ पहुंच जाएगा। अब ये वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल इसके अंदर प्रवेश कर गए, इसकी भित्ति के अंदर प्रवेश कर गए। यहां से ये जाते चिकनी अंतःपद्रवी जालिका। कहां चले जाएंगे, चिकनी अंतःपद्रवी जालिका में। चिकनी अंतःपद्रवी जालिका में जाकर ये बनाते हैं ट्राइग्लिसराइड का निर्माण करते हैं। इसका निर्माण करते हैं, ट्राइग्लिसराइड का निर्माण। अब इस चिकनी अंतःपद्रवी जालिका, इसके अंदर होते हैं प्रोटीन के अणु। ये प्रोटीन के अणु इन ट्राइग्लिसराइड को चारों ओर से क्या कर लेंगे, घेर लेंगे और घेर करके इसको इसे बोलते हैं काइलोमाइक्रान। तो पूछ ले काइलोमाइक्रान क्या है, तो अपन क्या बोले कि वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल अवशोषण के दौरान अंतःपद्रवी जालिका में ट्राइग्लिसराइड प्रोटीन अणुओं द्वारा घेर करके, कि वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल अवशोषण के दौरान अंतःपद्रवी चिकनी जो अंतःपद्रवी जालिका है उसमें उपस्थित ट्राइग्लिसराइड प्रोटीन के अणुओं के द्वारा घेर करके एक संरचना का निर्माण करे, एक पदार्थ का निर्माण करे, उसे बोलते हैं काइलोमाइक्रान। ये जो काइलोमाइक्रान है ये इसकी भित्ति के द्वारा लसिका के अंदर क्या हो जाता है, विस्तृत हो जाता है, लसिका के अंदर प्रवेश कर जाता है और लसिका के द्वारा इसका अन्य भागों में पहुंचा दिया जाता है। तो लसिका के अंदर हो रहा है। तो ये हो गया अपना वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल का अवशोषण। तो समझ गए होंगे कि सैकड़ीय विगमन क्या। अब देखो ये जो पूरी प्रोसेस है, ये पित्तरस यहाँ ला रहा है, ट्राइग्लिसराइड बन रहा है, काइलोमाइक्रान बन रहा है, लसिका में जा रहा है, यहाँ सोडियम आयन इसको लेके जा रहे हैं। इस पूरी प्रोसेस के दौरान क्या होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता। और वो ऊर्जा मिलती कहाँ से है, वो ऊर्जा एटीपी के रूप में मिलती है। कौन से रूप में मिलती है, एटीपी। जैसे अपन भोजन ग्रहण करें, पच गया, अवशोषण हो गया, स्वांगीकरण हो गया, कोशिका के पास पहुंच गया, अब सांस ले रहे हो तो ऑक्सीजन है वो ब्लड में जाएगी, ब्लड से कोशिका में जाएगी, कोशिका के पास पड़ा है ग्लूकोज ग्लूकोज ग्लूकोज। और इस ग्लूकोज को जैसे ही ये जो ग्लूकोज है C6H12O6, जैसे इसको ऑक्सीजन दिखती है ये बिखर जाती है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में, जल में, और बनाती क्या है, ऊर्जा। ये ऊर्जा निकलती है एटीपी के रूप में। तो ये एटीपी यहाँ से आया है। जैसे अपन श्वसन वगैरह पढ़ेंगे उसमें पूरी प्रोसेस पढ़ेंगे। इतना याद रखिए कि एटीपी के रूप में ऊर्जा यहाँ पे क्या होती है, खर्च। एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होती है भैया, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी। तो ये दोनों प्रोसेस आपको समझ में आ गई होगी। सैकड़ीय विगमन द्वारा किसका अवशोषण होता है, अमीनो अम्ल का, ग्लूकोज का, वसीय अम्ल का, ग्लिसरॉल का अवशोषण होता है। इसके दौरान क्या होता है, एटीपी के रूप में ऊर्जा भी खर्च होती है। अब देखो कि अमीनो अम्ल और ग्लूकोज का तो होता है सोडियम से विगमन द्वारा। सोडियम उपला कोशिका से पहले बाहर आ जाएगा
इसमें सोडियम की कमी हो जाएगी, वो सोडियम अमीनो अम्ल ग्लिसरॉल को मिल करके और जैसे सोडियम अंदर प्रवेश करेगा तो ये भी दोनों अंदर प्रवेश कर जाते हैं। समझ गए? अगर इसकी बात करें तो इसके दौरान होता है वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल का अवशोषण होता है। इसका अवशोषण ब्लड में हो रहा था, उसका कहा होता है लसिका में। इसमें भूमिका निभा रहा था सोडियम, तो सोडियम से अभिगमन बोल रहा था। इन्हें बोल रहा हूँ कि मतलब इसमें भूमिका निभाता पितरस। पितरस क्या करता है कि जो वसीय अम्ल और जो ग्लिसरॉल पचे हुए भोजन में थे उनको घेर करके छोटी छोटी गोलियां बना देगा। उन गोलियों को बोलोगे मिशेल। ये मिशेल के कण तैरते 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 सूक्ष्म अंगों के पास आए। सूक्ष्म अंगों की भित्ति के जैसे ही पास आएंगे तो इनमें जो वसीय अम्ल जो ग्लिसरॉल है वो उनकी भित्ति के द्वारा क्या हो जाएंगे, अंदर अवशोषित हो जाएंगे और अंदर जाकर के वो चिकनी अंतःपद्रव्य जालिका में चले जाए और चिकनी अंतःपद्रव्य जालिका में वो बना ले ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड बनाए, अंतःपद्रव्य जालिका में प्रोटीन के अणु थे, वो इनको चारों ओर से घेर लेंगे। घेर करके काइलोमाइक्रान का निर्माण कर लेंगे और ये काइलोमाइक्रान अंत में कहाँ चला जाएगा, लसिका में चला जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो इस प्रकार ये तो हो गई अपनी सक्रिय अभिगमन की प्रोसेस। अब अपन बात करें निष्क्रिय अभिगमन। तो जो निष्क्रिय जो अभिगमन की जो प्रोसेस होती है, निष्क्रिय अभिगमन जो होता है उसके दौरान कोई भी ऊर्जा खर्च नहीं होती। निष्क्रिय अभिगमन, देखो निष्क्रिय अभिगमन के दौरान क्या होता है कि कोई भी एटीपी यानी कोई भी ऊर्जा खर्च नहीं होती, कोई ऊर्जा खर्च नहीं होती। अब बात यह आती है कि उसके दौरान अमीनो अम्ल है, ग्लिसरॉल है, ग्लूकोज है, वसीय अम्ल है, उनका अवशोषण हो रहा था। तो इसके दौरान किसका अवशोषण होता है, जो विटामिन वगैरह होते हैं, जो विटामिन्स है, जो नाइट्रोजनी क्षार है, प्यूरिन है, पिरिमिडिन है, इन सब का अवशोषण होता है निष्क्रिय अभिगमन द्वारा। अब इनका जो अवशोषण होता है उसमें कोई एटीपी ऊर्जा खर्च नहीं होती, कोई सहअभिगमन नहीं होता, कोई भी अणु लेके जाने वाला भी नहीं होता। तो फिर होता कैसे? होता ऐसे है कि इनका जो अवशोषण होता है वो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर साप्ताहिक हो जाता है कि जहां पर जो विटामिन वगैरह उनकी सांद्रता जहां अधिक है और जहां कम है तो अधिक वाले हिस्से से कम वाले हिस्से की ओर साप्ताहिक हो जाता है। इसमें कोई ले जाने वाला नहीं है। उसमें तो देखो पितरस क्रिया कर रहा था, एक सोडियम कर रहा था, इसमें ना तो कोई पितरस भूमिका करेगा ना कोई सोडियम करेगा, कोई ले जाने वाला नहीं है। यहाँ सांद्रता के ऊपर ही निर्भर करेगा कि जिधर सांद्रता अणुओं की अधिक होगी और जिधर कम होगी तो अधिक वाले हिस्से से कम वाले हिस्से की ओर अपने आप इनका क्या होगा, अवशोषण होगा। तो ये है निष्क्रिय अभिगमन। तो निष्क्रिय अभिगमन में देखो कोई भी लंबी प्रोसेस नहीं है, ये अपने आप होते रहते हैं। किस पे निर्भर करता है? सांद्रता पे निर्भर करते हैं। समझ गए मेरी बात? अब देखो यहाँ से क्वेश्चन ये भी बनता है कि आपको इनका पूरा डिटेल ना पूछ के शॉर्ट में ये भी पूछ दिया जाता है कि सक्रिय अभिगमन और निष्क्रिय जो अभिगमन होता है, सक्रिय अभिगमन और निष्क्रिय अभिगमन, सक्रिय अभिगमन और निष्क्रिय जो अभिगमन है इन दोनों में अंतर क्या होता है? तो देखो सक्रिय जो अभिगमन है, निष्क्रिय जो अभिगमन है, इन दोनों प्रोसेस में अंतर क्या है? इन दोनों प्रोसेस में देखो एक अंतर तो ये है कि अपन ने अभी पढ़ा कि निष्क्रिय अवशोषण है उसमें कोई भी ले जाने वाला नहीं है। ये किस पे निर्भर करता है? केवल और केवल सांद्रता पे निर्भर करता है। यह हमेशा किस पे निर्भर करेगा? सांद्रता पे निर्भर करता है। जिधर सांद्रता अधिक होगी, जिधर कम होगी, उधर अणु अपने आप चले जाएंगे। इसका मतलब है कि निष्क्रिय अभिगमन होता है वो सदैव सांद्रता प्रवणता पे निर्भर करता है। लेकिन ये वाला इसमें तो ले जाने वाले भी होते हैं, सोडियम आयन भी ले जाने वाला हो रहा है। तो सोडियम आयनों की सांद्रता कम ज्यादा हो रही थी, तो सोडियम अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता में जा रहा था। लेकिन वहां पर ग्लूकोज वगैरह की सांद्रता आपने देखी थी क्या? सोडियम से अभिगमन नहीं देखी ना। इसका मतलब है कि सक्रिय जो अभिगमन होता है उसमें सांद्रता प्रवणता की भूमिका नहीं होती है, कम होती है, ना के बराबर होती है।
समझ रहे हो मेरी बात? तो सैकड़ीय जो अभिगमन होता है वो सांद्रता प्रवणता पे निर्भर नहीं करता, जबकि ये वाला सांद्रता प्रवणता पे निर्भर करता है। और क्या होता है कि देखो सैकड़ीय जो अभिगमन है इसमें मान लो सोडियम आयन है वो लेके जा रही थी, मान लो इसमें पितरस भूमिका निभा रहा था, तो ये पितरस पहले मिशेल बनाएगा, वो मिशेल रसायनों के पास पहुंचेंगे, उसके बाद वो उसकी भित्ति के अंदर जाएंगे, फिर ट्राइग्लिसराइड बनाएंगे, फिर काइलोमाइक्रान बनाएंगे, फिर लसिका में जाएंगे। तो इतनी लंबी प्रोसेस चलेगी तो समय लगेगा। इसमें भी सोडियम आयन पहले बाहर आए, फिर सोडियम आयन कोशिका उपकला में आपके जो ग्लूकोज है अमीनो उसको ग्रहण करें, फिर अंदर जाएं, एटीपी में ऊर्जा खर्च हो, तो इसमें भी प्रोसेस में समय लगता है। समय लगता है, इसका मतलब सैकड़ीय अभिगमन क्या होता है कि धीमी प्रक्रिया होती है। लेकिन जो निष्क्रिय जो अभिगमन होता है इसके अंदर ना तो कोई लाने वाला है ना कोई ले जाने वाला है, तो केवल सांद्रता पे निर्भर कर रहा है, जिधर सांद्रता कम होगी उधर से अपने आप ही चले जाएंगे। इसका मतलब है कि ये प्रक्रिया क्या होती है, तीव्र होती है। ये जो प्रक्रिया है निष्क्रिय अभिगमन वाली प्रक्रिया है तीव्र होती है, सक्रिय अभिगमन वाली प्रोसेस धीमी होती है। और भी अगर अंतर देखें तो सक्रिय अभिगमन में क्या होता है कि एटीपी के रूप में ऊर्जा खर्च होती है, एटीपी के रूप में ऊर्जा खर्च होती है, लेकिन जो निष्क्रिय जो अभिगमन है इसमें कोई ऊर्जा काम में आ रही थी क्या, नहीं ना। इसका मतलब है कि निष्क्रिय अभिगमन में कोई ऊर्जा खर्च नहीं होती है, निष्क्रिय अभिगमन के द्वारा कोई भी ऊर्जा खर्च नहीं होती है। समझ रहे हो मेरी बात? अब देखो आगे की बात करें कि सक्रिय अभिगमन में सोडियम आयन थे, स के रूप में कार्य कर रहे थे, पित्र स के रूप में कार्य कर रहा था। इसका मतलब सक्रिय अभिगमन के द्वारा सहायक अणुओं की आवश्यकता होती है। समझ रहे हो मेरी बात? इसमें कोई आवश्यकता होती है क्या? नहीं होती। इसमें कोई सहकारक की आवश्यकता नहीं होती, इसमें सहकारकों की आवश्यकता होती है, वो ही लेके जाते हैं। अगर वो नहीं होंगे तो वो नहीं होगा अवशोषण। इसका मतलब ये जो सक्रिय अवशोषण है वो किस पे निर्भर कर रहा है, सहकारकों पर निर्भर कर रहा है, जबकि ये वाला केवल और केवल सांद्रता पे ही निर्भर कर रहा है। तो इस प्रकार दोनों में आप अंतर बता सकते हो, नहीं बता सकते? बता सकते हो। तो ये अपना जो सक्रिय अभिगमन है निष्क्रिय अभिगमन है, ये दोनों की दोनों प्रोसेस अपनी क्या होती है, कंप्लीट होती है। तो अवशोषण की प्रोसेस भी अपनी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। यहाँ तक किसी को दिक्कत है नहीं है। अब देखो अवशोषण के आगे की बात करें, अगला जो पॉइंट था अपना था स्वांगीकरण। अगला जो पॉइंट था वो था अपना स्वांगीकरण। तो देखो स्वांगीकरण के बारे में भी अपन थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं कि स्वांगीकरण क्या है कि जैसे देखो अवशोषण के दौरान तो लसिका और ब्लड के अंदर पोषक पदार्थ चलेंगे। अब पोषक पदार्थ ब्लड और लसिका के अंदर चले गए, उसके बाद क्या होता है कि वो ब्लड जो है वो पूरे शरीर में बहता रहता है। बहता रहेगा नहीं रहेगा, रहेगा। तो छोटी आंत के अंदर जो भी अवशोषण हुआ था वो अवशोषित पदार्थ ब्लड के द्वारा पूरे शरीर में क्या होते रहते हैं, प्रवाहित होते रहेंगे। और वो पदार्थ शरीर के अंदर कहाँ जाएंगे, कोशिकाओं के पास जाएंगे, ऊतकों के पास जाएंगे। कोशिकाओं के पास जाए, ऊतकों के पास जाए, शरीर के अन्य अंगों के पास जाए, वहां चले जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं स्वांगीकरण। क्या बोलते हैं, स्वांगीकरण। और वहां कोशिकाओं ऊतकों में उनका क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, ऊर्जा निकलती है और वो कोशिका काम में ले लेती है। तो स्वांगीकरण क्या है कि अवशोषित भोज्य पदार्थ रुधिर लसिकाओं द्वारा शरीर की समस्त कोशिकाओं और ऊतकों के पास पहुंचा दिया जाता है। उस प्रोसेस को बोलते हैं स्वांगीकरण। अपना लास्ट जो पॉइंट है वो है बहिक्षेपण। अपना लास्ट पॉइंट है बहिक्षेपण। देखो बहिक्षेपण का मतलब कचरे को बाहर निकालना। अब छोटी आंत में अवशोषण भी हो गया, स्वांगीकरण पूरा हो गया। अब देखो कि वो कचरा कहां जाए, बड़ी आंत के पास चला जाए। बड़ी आंत के पास जाएगा, उस कचरे में क्या बच गया, एक तो पानी बच गया, एक अपचित भोजन बच गया कि जिस भोजन का पाचन नहीं हुआ, एक तो वो बचा, एक पानी बचा। तो पानी का तो बड़ी आंत क्या कर लेती है, अवशोषण कर लेती है। इस पानी का तो बड़ी आंत क्या कर लेती है, अवशोषण कर लेती है। और ये जो अपचित भोजन बचता है
इसका जो बड़ी आंत के अंदर पाए जाते हैं जीवाणु, ये जीवाणु इस अपचित भोजन का क्या कर देंगे, अपघटन कर देंगे, तोड़ देंगे इसे, और इस अपघटित अपशिष्ट पदार्थ को भेज दिया जाता है मलाशय के पास भेज दिया जाता है, और ये मलाशय एक थैला है, इस थैले के अंदर भेज दिया जाता है, और ये थैला पूरा का पूरा मल से क्या हो जाता है, भर जाता है। जब ये थैला मल से भर जाता है तो इस थैले में होता है संकुचन। संकुचन का मतलब ये सिकुड़ता है। जैसे ये थैला सिकुड़ेगा तो मल के ऊपर क्या पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा, दाब पड़ेगा। दाब पड़ेगा तो यहाँ पाई जाती है एक अवरोधनी, क्या पाई जाती है, अवरोधनी, और वो अवरोधनी पे दाब पड़ेगा तो वो अवरोधनी क्या हो जाती है, खुल जाती है, और खुल जाती है तो ये मल शरीर से क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है, और इस मल को बाहर निकालना ही क्या होता है, बहिक्षेपण कहलाएगा। इस मल को शरीर से बाहर निकालना ही क्या है, बहिक्षेपण कहलाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये अपनी पाचन की पूरी प्रोसेस हो गई। अपने पाचन भी पढ़ लिया, अवशोषण पढ़ लिया, स्वांगीकरण पढ़ लिया, बहिक्षेपण पढ़ लिया, अपना ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्लास में अपन इससे संबंधित कोई क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट बन रहा है, जो अपन ने पढ़ा वो हल करेंगे और एक दो बातें और करेंगे। अब समय हो गया आपसे विदाई लेने का। ओके बाय।